चलिए हम आज बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को हम आगे लेके चलते हैं एंड विल बी डिस्कसिंग अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक, तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? ठीक है, अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ की बात करें, रोजमर्रा की जिंदगी में हम हमेशा ये बात यूजुअली देखते हैं कि कोई भी बच्चा जो होता है उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है वो उसके पेरेंट्स के साथ मिलते जुलते हैं, ठीक है ना, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मिलते जुलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कभी देखते हैं कि हम कहते हैं कि ये बच्चा जो है इसकी जो नाक है ये इसकी नाक बिल्कुल इसके फादर पे गई है, ठीक है ना, या हम देखते हैं, हम बोलते हैं कि इस बच्चे के जो आईज का कलर है वो बिल्कुल उसकी दादी के आईज के कलर के साथ मैच करता है, ठीक, या उस बच्चे के चेहरे पे जो डिंपल है बिल्कुल ऐसा ही डिंपल देखा जाता है उसकी मां के चेहरे पे भी होता है, ठीक है ना। सो दैट मींस पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स है, जो ट्रेट्स है, वो बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स from parents to the offsprings is what we call as heredity। इसको हम क्या नाम देते हैं? हेरिडिटी, ठीक है ना। और ये हेरिडिटी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में कैसे ट्रांसफर होती है? देखिए, हमारी सेल्स जो होती है उस सेल के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। एक होता है सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर होता है एक न्यूक्लियस, ठीक। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हेरिडिटरी ट्रेट्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो ट्रांसफर होती है, दे आर बेसिकली ट्रांसफर्ड बाय द न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो ये ट्रांसफरेंस किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ठीक है। और न्यूक्लियस ऑफ द सेल के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक, पढ़ा होगा आप लोगों ने इन जिनको हम क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं, ठीक। और ये क्रोमोसोम्स जो है ये दो तरीकों के बायोमोलिक्यूल से बने होते हैं। एक तो होते हैं ये प्रोटीन्स के बने हुए, ठीक है ना, जिसके बारे में प्रोटीन्स के बारे में हमने ऑलरेडी लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। एंड देयर इज अनदर टाइप ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल दैट इज द न्यूक्लिक एसिड, ठीक। सो असल में ये न्यूक्लिक एसिड्स ही है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में अपने ट्रेट्स जो है, कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसमिट करवा देते हैं, ठीक है ना। नाउ ये न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, हमें इनके केमिकल एस्पेक्ट्स की बात करनी है, ठीक है ना। आप यही टॉपिक न्यूक्लिक एसिड्स बायोलॉजी में भी देखेंगे, क्रोमोसोम्स के बारे में आपको बायोलॉजी में भी पढ़ना होगा, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे इस लेक्चर में बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स उसके बारे में बात नहीं करेंगे। वी विल बी जस्ट basically interested in knowing about the chemistry, the chemical composition of nucleic acids, ठीक है ना। तो अगर हम सिंपली कहें न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, हम कहेंगे कि ये ऐसे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं which are basically responsible for the transmission of characters from parents to the offsprings, ठीक है ना। and that process is what we call as heredity। so heredity के लिए जो बायोमोलिक्यूल्स responsible है वो है न्यूक्लिक एसिड्स, क्लियर, ठीक है ना। अब अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें, जब हम न्यूक्लिक एसिड्स का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, वी फाइंड दैट न्यूक्लिक एसिड्स आर बेसिकली पॉलीमर्स, ठीक है ना, दे आर बायोपॉलीमर्स, ठीक। पॉलीमर्स किनको कहते हैं? बड़े मॉलिक्यूल्स, लार्ज साइज्ड और हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स, ठीक है ना। और ये न्यूक्लिक एसिड्स पॉलीमर्स होते हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ स्मॉलर मोनोमेरिक यूनिट्स, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमेरिक यूनिट्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और उन छोटे छोटे मोनोमेरिक यूनिट्स को जिससे ये न्यूक्लिक एसिड्स असल में बने होते हैं उनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। वी कॉल देम एज न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स। सो nucleic acids are basically biopolymers which are composed of a large number of nucleotides, ठीक। इसीलिए हम न्यूक्लिक एसिड्स को एक और नाम से भी जानते हैं, we also call them as polynucleotides, ठीक है, we also call them as polynucleotides, ठीक है। so nucleic acids actually क्या होते हैं? We can simply define now nucleic acids as these are the biopolymers of nucleotides, ठीक है ना, and hence they are also called as polynucleotides, ठीक। and they are the molecules, biomolecules which are responsible for the transmission of hereditary characters from parents to the offspring। क्लियर है बात, ठीक है ना। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट न्यूक्लिक एसिड्स आर, ठीक।
नाउ वी विल बी इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। नाउ न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, ठीक। रिमेंबर दैट न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक। क्या क्या आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। नंबर वन इज, एक को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जिसका एक और हम नाम सिंपल देते हैं, we also call it as DNA, ठीक है। सो DNA और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक। नंबर सेकंड मेजर टाइप जो इसका है दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक। So we said that nucleic acids are of two types. They can either be deoxyribonucleic acids or ribonucleic acids, ठीक। And ribonucleic acid का एक और नाम है, हम इनको RNA के नाम से जानते हैं, ribonucleic acids, ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, हम पूरे डिटेल में इनकी केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो विल रिमेंबर दैट nucleic acids are basically polynucleotides. They are made up of a large number of nucleotide units, ठीक, and they are majorly classified as deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid, ठीक है। तो अब अगर हम इनकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें, चाहे वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हो या राइबोन्यूक्लिक एसिड हो, ठीक। सो इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, ये बेसिकली चीज है जिसके साथ हम इंटरेस्टेड रहेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। नाउ यू विल रिमेंबर दैट एवरी न्यूक्लिक एसिड, बी इट a ribonucleic acid or deoxyribonucleic acid, ठीक, every nucleic acid consists of three parts, ठीक है ना। इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, हर किसी न्यूक्लिक एसिड के क्या होते हैं, तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। नंबर वन, पहला कंपोनेंट जो है दैट इज इट कंटेन्स ए पेंटोस शुगर। इसके अंदर क्या होता है, पेंटोस शुगर। हर किसी न्यूक्लिक एसिड के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट कंपोनेंट इज इट कंटेन्स ए पेंटोस शुगर, ठीक है, पेंटोस शुगर, ठीक। सो हमने ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स में डिस्कस किया हुआ है पेंटोस शुगर का मतलब क्या होता है। वी हैड सेड दैट पेंटोस शुगर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा शुगर, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। सो इट कंटेन्स 5 कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट दैट इज पेंटोस शुगर, ठीक है। नंबर सेकंड, दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर होता है वो है नाइट्रोजनस बेस। इनके अंदर एक बेस प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। दे कंटेन ए नाइट्रोजनस बेस, क्लियर, ठीक। ये नाइट्रोजनस बेसेस क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे। ये बेसिकली हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक इन नेचर, दे आर हेटेरोसाइक्लिक इन नेचर। हेटेरोसाइक्लिक इनको कहते हैं वो कंपाउंड्स जिनके रिंग्स के अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम प्रेजेंट होगा, उन कंपाउंड्स को हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक। और इनके अंदर कौन सा एटम प्रेजेंट होता है इन एडिशन टू कार्बन, नाइट्रोजन, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज नाइट्रोजनस बेसेस, ठीक है। और तीसरा एक यूनिट इसके अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक। तो तीन कंपोनेंट्स, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस and a phosphoric acid group, ठीक। what is phosphoric acid, it is H3PO4, ठीक। so every nucleic acid contains three major components, three important components, a pentose sugar, a nitrogenous base and a phosphoric acid, ठीक। अब इन्हीं तीन कंपोनेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, फिर हम आएंगे न्यूक्लियोटाइड्स पे, उसके बाद हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स पे आएंगे कि इनका स्ट्रक्चर असल में होता कैसे है, ठीक। डीएनए में क्या क्या होता है और आरएनए में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, उसके अंदर पेंटोस शुगर किस तरीके के होते हैं, ठीक। क्या होता है इनका स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ठीक। नाउ पेंटोस शुगर्स दो तरह के पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स में, ठीक। नंबर वन, पहला है राइबोस, उस
पेंटोस शुगर का नाम है राइबोस, ठीक, और दूसरे तरह का पेंटोस शुगर देखा जाता है दैट इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस, ठीक। सो इन न्यूक्लिक एसिड्स आइदर राइबोस विल बी प्रेजेंट और डीऑक्सीराइबोस विल बी प्रेजेंट, ठीक। अगर हमारे न्यूक्लिक एसिड में राइबोस शुगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हम नाम देंगे आरएनए, ठीक है। सो दैट मींस सिंपली वी कैन से दैट आरएनए के अंदर पेंटोस शुगर प्रेजेंट होता है, कौन सा, राइबोस, ठीक, और डीएनए के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक। इसीलिए इसको डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं और इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्लियर है बात, ठीक। अब ये राइबोस क्या है और डीऑक्सीराइबोस क्या है, ठीक। पहली बात कि ये क्या है, एक पेंटोस शुगर, क्लियर। नाउ पेंटोस शुगर का मतलब क्या है, इसमें कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन। तो जैसे हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर और भी बाकी सारे स्ट्रक्चर्स दिखाए थे, बिल्कुल वैसा ही एक स्ट्रक्चर इसका भी होगा। क्लियर है बात, ठीक। सो अगर मैं राइबोस का स्ट्रक्चर दिखाऊं, राइबोस का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, C डबल बॉन्ड OH, ठीक, तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, ठीक। उसके बाद COH NH, COH NH, then you have C 1 2 3 4 H OH, and at the last you have CH2OH, ठीक है। This is the open chain structure of ribose sugar, clear, ठीक है ना। This is the open chain structure of ribose sugar, बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। और हमें ऑलरेडी पता है कि इनके ओपन चेन स्ट्रक्चर्स के साथ साथ इन शुगर्स के क्या होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक। आपको याद होगा, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। सो जैसे ग्लूकोज में हमने बताया था कि लास्ट वाले कार्बन का OH इसके ऊपर अटैक करता है एल्डिहाइड ग्रुप के ऊपर, वहां पे इंटरनल साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्मेशन होती है और दो तरीकों से वहां पे दो पॉसिबिलिटीज जनरेट होती थी, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा में क्या होता था, OH ऑन द राइट साइड ऑन द एनोमेरिक कार्बन, एंड बीटा में होता था OH ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द एनोमेरिक कार्बन। क्लियर है बात, ठीक। बिल्कुल वैसे ही इस राइबोस शुगर के दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे, ठीक है ना, और उनको हम हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला से दिखा सकते हैं। सभी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। सो ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, यहां से H पॉजिटिव निकलेगा तो ये OH बन जाएगा, लेकिन ये OH या तो राइट साइड में लग सकता है या फिर लेफ्ट साइड में लग सकता है, ठीक। सो इट विल गिव राइज टू two possibilities, alpha ribose, alpha D ribose and beta D ribose। क्लियर है बात, समझ रहे हैं आप, ठीक है। सो अगर मैं अल्फा की बात करूं, अगर हम अल्फा की बात करें, अल्फा में क्या होगा, अल्फा में क्या होगा, OH जो है वो राइट साइड में होगा, और जो भी चीजें राइट साइड में होती हैं उनको हम हैवर्थ प्रोजेक्शन में कहां दिखाते हैं, बिलो द प्लेन, ठीक है ना। सो अगर मैं इसका हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला दिखाऊं, हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में कितने मेंबर की रिंग जनरेट होगी, जरा देखिए, 1 2 3 4 एंड ऑक्सीजन 5, ठीक है ना। सो इट विल बी लाइक दिस, ये ऑक्सीजन हमारा है, ये इसका हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला हो जाएगा like this, a pentagonal structure, then यहां पे भी दो बॉन्ड्स, यहां पे भी दो होंगे, यहां पे भी दो होंगे और यहां पे भी दो होंगे, ठीक है ना। नाउ जो कार्बन ये है हमारा, इसको हम क्या नाम देते हैं, एनोमेरिक कार्बन। सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन गो बैक टू दैट लेक्चर जिसमें हमने इनके स्ट्रक्चर्स और साइक्लिक स्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज डिस्कस किया था, ठीक है। सो यहां पे कार्बन नंबर 1 जो है वो कार्बन नंबर 1 किसके साथ लिंक होता है, ऑक्सीजन के साथ। दैट मींस ये ऑक्सीजन है तो ये हमारा कार्बन नंबर 1 हो गया, दिस इज कार्बन नंबर 1, ठीक, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज 3 एंड दिस इज कार्बन नंबर 4, ठीक है ना। नाउ कार्बन नंबर 1 पे क्या होगा, एक में OH होगा राइट साइड में, दैट इज अल्फा, और दूसरे में OH होगा लेफ्ट साइड में, दैट इज बीटा। एंड यू विल रिमेंबर हियर दैट कि इन केस ऑफ RNA it is the beta D ribose, ठीक है ना। ये beta D ribose फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ना कि अल्फा फॉर्म में प्रेजेंट होता है,
ठीक, फिर से एक बार मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में साइक्लिक स्ट्रक्चर की भी पॉसिबिलिटी होती है, तो ये वाला ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगी, एक इस तरीके से रिंग बन जाएगी। अब यहाँ पे OH के दो पॉसिबिलिटीज होंगे, OH ऑन द राइट साइड alpha form and OH on the left side beta form, but you will remember that in case of RNA it is the beta form of the ribose, ठीक है। So if it is beta means OH on the left side, and if OH is on the left side, if OH is on the left side, वो हैवॉर्ड प्रोजेक्शन में कहां पे देखा जाता है, लेफ्ट साइड वाले कहां होते हैं, अबव द प्लेन, और राइट साइड वाले कहां पे होते हैं, बिलो द प्लेन। सो हमारे कार्बन नंबर 1 पे जो OH बन जाएगा वो कहां होगा, OH on the top, and it will make it a beta D ribose, ठीक है, OH on the top, और यहां पे क्या बचेगा, H। देन कार्बन नंबर 2 हमारा ये है, इस कार्बन नंबर 2 में OH कहां पे है, राइट साइड में, दैट मींस नीचे, और ऊपर क्या होगा, H। कार्बन नंबर 3 में OH कहां पे होगा, नीचे, H होगा ऊपर, ठीक। कार्बन नंबर 4 पे देखिए एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है जो कि साइक्लाइज हो रहा है, ये कार्बन नंबर 4 है, एक ऑक्सीजन के साथ साइक्लाइजेशन कर रहा है। अब इस कार्बन पे क्या क्या बचा, एक H और एक CH2OH, एंड बाय कन्वेंशन वी ऑलवेज राइट CH2OH एट द टॉप, ठीक, तो यहां पे क्या आएगा, H आएगा, ठीक। सो ये स्ट्रक्चर होता है किसका, बीटा डी राइबोस, beta D ribose. So you'll remember that in case of RNA राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है, और राइबोस शुगर का अल्फा फॉर्म नहीं बल्कि बीटा फॉर्म प्रेजेंट होता है, तो बीटा फॉर्म का हैवॉर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला बिल्कुल इस तरीके से होगा, ठीक। दिस इज द कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4 एंड दिस इज कार्बन नंबर 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हमें आगे नाइट्रोजनस बेसिस दिखाने हैं, ठीक। नाइट्रोजनस बेसिस भी साइक्लिक इन नेचर होते हैं, उनके अंदर भी कार्बन एटम्स होते हैं, उनके अंदर भी नंबरिंग होगी, ठीक है ना। तो उस नंबरिंग और इस नंबरिंग में उसमें भी कोई कार्बन नंबर 1 होगा, इसमें भी कार्बन नंबर 1 है, ठीक है ना, उसमें भी कार्बन नंबर 2 होगा, इसमें भी 2 है, वहां पे भी 3 4 5 जैसे नंबरिंग होगी, यहां पे जैसे नंबरिंग हम कर रहे हैं, ठीक। सो देयर विल बी अ कंफ्यूजन, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिमूव दैट कंफ्यूजन व्हाट वी यूजुअली डू इज, हम इन कार्बन्स को मार्क करते हैं ऐसे 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम एंड 5 प्राइम, ठीक है ना, ये बात क्लियर होगी। सो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस, बीटा डी राइबोस, क्लियर है बात, ठीक है। सो राइबोस किस में प्रेजेंट होता है, आरएनए में, क्लियर। नाउ अब अगर हम बात करें डीऑक्सी राइबोस की, ठीक है ना, डीऑक्सी का मतलब क्या है, डीऑक्सी राइबोस, नाम से ही पता चलता है कि राइबोस से क्या हो गया है, राइबोस से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, ठीक है ना। तो इसमें है ना बहुत सारे OH ग्रुप्स प्रेजेंट, उनके साथ ऑक्सीजन्स लगे हुए हैं। डीऑक्सी राइबोस और राइबोस में क्या डिफरेंस है, यू विल रिमेंबर दैट इन केस ऑफ डीऑक्सी राइबोस ऑक्सीजन, वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम्स इज मिसिंग, ठीक है ना, और वो ऑक्सीजन कहां से मिस होता है, यू विल रिमेंबर दैट कार्बन नंबर सेकंड से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो राइबोस से डीऑक्सी राइबोस बन जाता है, ठीक है ना, और वी कैन कॉल इट एज 2 बीटा डी डीऑक्सी राइबोस, 2 बीटा डी डीऑक्सी राइबोस, ठीक है, 2 बीटा डी डीऑक्सी राइबोस, ठीक। सो डीएनए के अंदर कौन सा शुगर होता है, डीऑक्सी राइबोस, और डीऑक्सी राइबोस बिल्कुल राइबोस की तरह होगा, सिर्फ एक चीज की डिफरेंस होगी, वो ये कि उसमें यहां पे कार्बन नंबर 2 के OH से ऑक्सीजन बाहर निकला होगा, तो ये बन जाएगा अब क्या, अब ये बन जाएगा डीऑक्सी राइबोस, क्लियर है बात, ठीक, डीऑक्सी राइबोस। लेकिन कहां से निकला है ऑक्सीजन बाहर, कार्बन नंबर 2 से, इसीलिए हम इसको क्या नाम देंगे, 2 डीऑक्सी राइबोस। अब बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां पे राइबोस में अल्फा फॉर्म बनेगी और बीटा फॉर्म बनेगी, ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही डीऑक्सी राइबोस में भी क्या होगा, वहां पे भी एक अल्फा फॉर्म होगा और बीटा फॉर्म होगा, लेकिन डीएनए के अंदर कौन सा वाला फॉर्म प्रेजेंट होता है, बीटा फॉर्म ऑफ डीऑक्सी राइबोस, ठीक। सो अगर ये राइबोस का बीटा फॉर्म है, डीऑक्सी राइबोस का बीटा फॉर्म भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, सिर्फ एक चीज की डिफरेंस होगी, वो क्या, वो ये कि कार्बन नंबर 2 पे जो ऑक्सीजन होगा दैट विल बी मिसिंग, ठीक है ना, दैट विल बी
मिसिंग। बात समझ रहे हैं आप? ठीक। सो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ 2 beta D deoxyribose? It will be like this. It will be again the same. Oxygen, ऐसे होगा स्ट्रक्चर 1 2 3 4, ठीक है ना? नाउ दिस इज कार्बन नंबर 1, ठीक, दिस इज कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 पे फिर से बीटा फॉर्म है, बीटा फॉर्म है तो OH होगा टॉप पे, H होगा नीचे। दिस इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2। तो कार्बन नंबर 2 में क्या खासियत है? यहाँ पे जो ऑक्सीजन और OH ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना? सो कार्बन नंबर 2 पे इधर H होगा और यहाँ पे भी H होगा। कार्बन नंबर 3 पे बिल्कुल सेम OH एंड H। कार्बन नंबर 4 पे अगेन सेम H and you'll have CH2OH, ठीक? Again, if we can name them, we can call this as 1 prime, this is 2 prime, this is 3 prime, this is 4 prime and this is the 5 prime carbon. Clear? ठीक है? So ultimately पूरा हमने यहाँ पे ये समझा कि न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर दो तरह के शुगर्स होते हैं, पेंटोस शुगर्स दो तरह के होते हैं। Either it can be a ribose sugar, and if it is a ribose sugar, it will be called as RNA, or it can be deoxyribose sugar. If it is deoxyribose sugar, it will be basically called as DNA, ठीक है? फिर हमने राइबोस का स्ट्रक्चर दिखा, ठीक, और राइबोस के स्ट्रक्चर के अंदर हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर दिखाया और हमने बताया इसमें साइक्लाइजेशन होगी तो अल्फा फॉर्म भी बनेगा, बीटा फॉर्म भी बनेगा। अगर लेकिन जो आरएनए होता है उसमें बीटा फॉर्म प्रेजेंट होती है, तो बीटा फॉर्म हमने दिखाया इसका स्ट्रक्चर। फिर हमने बोला डिऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर बिल्कुल राइबोस की तरह होता है, सिर्फ एक चीज वहां पे कम होती है, वो है ऑक्सीजन, एंड दैट ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम कार्बन नंबर 2, ठीक? सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा होगा, सिर्फ एक जगह पे डिफरेंस होगी, वो ये कि कार्बन नंबर 2 पे या 2 प्राइम पे OH के बजाय H होगा, ठीक है ना? बाकी स्ट्रक्चर जो है वो सारा सेम होगा। अब यहाँ पे नोमेनक्लेचर में हमने नंबरिंग में प्राइम क्यों रखा? क्योंकि हम आगे देखेंगे जो हम जो हम नाइट्रोजनस बेसिस देखने वाले हैं उनमें भी नंबरिंग होगी, ठीक है ना? तो उनकी नंबरिंग और इनकी नंबरिंग में कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हमने कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए यहाँ पे मार्किंग में उनके साथ उनके ऊपर डैश लगा दिया, प्राइम बना दिया। क्लियर हो गई बात? फाइन। सो नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड्स का, दैट इज द नाइट्रोजनस बेस, दिस वन, नाइट्रोजनस बेस, ठीक? नाउ ये नाइट्रोजनस बेसिस जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि these are the heterocyclic compounds जिनके अंदर कार्बन के अलावा नाइट्रोजन एटम्स आर a part of the cycle, ठीक है ना? सो नाइट्रोजनस बेसिस बेसिकली दो तरह के होते हैं, ठीक है ना? न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक? नंबर 1 इज, उनको हम नाम देते हैं प्यूरीन्स, ठीक? एंड नंबर 2 इज दे आर कॉल्ड एज पाइरिमिडीन्स, ठीक? So there are 2 types of nitrogenous bases. One is purines, another is pyrimidines, ठीक है? Purines क्या होते हैं? Purines are the derivatives of purine, ठीक है? प्यूरीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना दिया है, दिस इज प्यूरीन, ठीक है? एंड प्यूरीन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ प्यूरीन, ठीक है ना? सो देयर आर 2 डेरिवेटिव्स ऑफ प्यूरीन जो कि हमें याद रखने हैं, नाम इनके, स्ट्रक्चर इनका जरूरी नहीं है, ठीक है ना? सिर्फ स्ट्रक्चर में ये चीज याद रखनी है कि जो प्यूरीन्स होते हैं वो दे आर ए 2 रिंग कंटेनिंग सिस्टम, ठीक है ना? उनके स्ट्रक्चर के अंदर 2 रिंग्स होती है, ठीक? एक हेक्सागोनल रिंग होती है और एक पेंटागोनल रिंग होती है, ठीक है ना? और उनके अंदर नाइट्रोजन एटम्स आर अगेन अ पार्ट ऑफ द रिंग, ठीक है ना? दैट इज व्हाई दे आर हेटेरोसाइक्लिक इन नेचर। क्लियर? सो हमने क्या बताया? वी सेड दैट नाइट्रोजनस बेसिस कैन बी आइदर प्यूरीन्स और पाइरिमिडीन्स। व्हाट आर प्यूरीन्स? Purines are the derivatives of purine and they are 2 in number, ठीक? Number 1, this is the structure of purine, the parent molecule purine, और इसके 2 derivatives है। अब देखिए दोनों derivatives के अंदर स्ट्रक्चर बिल्कुल parent जैसा है, purine जैसा है, लेकिन यहाँ पे जो हमने नंबरिंग की है, इनमें नंबरिंग कैसे की जाती है, that is not our concern here, you'll remember that। हमने नंबरिंग यहाँ से की हुई है 1 2 3 4 then 5 then 6, पहले 6 मेंबर रहेंगी पूरी नंबरिंग, उसके बाद 7 8 एंड 9, ठीक है? नाउ मैं कह रहा था कि जो प्यूरीन होता है ये पेरेंट मॉलिक्यूल है और इसके डेरिवेटिव्स है 2, दिस वन एंड दिस वन। वन इज नेम्ड एज एडेनिन, अनदर इज ग्वानिन,
ठीक है, एडेनिन एंड ग्वानिन, शाबाश, एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक, दोनों एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन की तरह ही है, बट दीज आर द डिराइव्ड फॉर्म्स ऑफ प्यूरिन। जैसे इस प्यूरिन में साइड में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है, एडेनिन के अंदर कार्बन नंबर 6 पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना। सो जब प्यूरिन के 6 कार्बन नंबर पे NH2 ग्रुप होगा, वी कॉल दिस एज एडेनिन, ठीक है ना। और इसी तरीके से ग्वानिन के अंदर क्या होता है, ग्वानिन के अंदर कार्बन नंबर 6 पे डबल बॉन्ड एक कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और कार्बन नंबर 2 पे NH2 ग्रुप लगा होता है, ठीक। इनके स्ट्रक्चर्स याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इन पे यूजुअली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बट यू विल हैव टू रिमेंबर दैट two types of nitrogenous bases are present in nucleic acids, purines and pyrimidines, ठीक। Purines are the derivatives of purine, they are two in number, one is adenine, another is guanine। इनकी खासियत क्या है, structural importance क्या है इनकी, they contain two rings, one hexagonal ring and another pentagonal ring, दोनों rings के अंदर nitrogen is part of the ring, ठीक है ना। So there are two purines, adenine and guanine, ठीक। इसी तरीके से नंबर सेकंड इज pyrimidines, ठीक। व्हाट आर pyrimidines? Pyrimidines are the derivatives of pyrimidine, ठीक है ना, एंड दिस इज आवर पेरेंट pyrimidine, ठीक है। ये मॉलिक्यूल जो है दिस इज pyrimidine। Pyrimidine is again a heterocyclic compound जिसमें नाइट्रोजन इज पार्ट ऑफ द रिंग, ठीक है ना, एंड दिस इज ओनली, इट हैज ओनली वन रिंग। हालांकि प्यूरिन्स में क्या होती है, दो रिंग्स होती है, हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल, लेकिन पायरिमिडीन के अंदर एक ही रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसी पायरिमिडीन के 3 डेरिवेटिव्स होते हैं, नाम है उनका साइटोसिन, दूसरे का नाम है थाइमीन, तीसरे का नाम है यूरेसिल, ठीक है ना। सो पायरिमिडीन्स आर 3 इन नंबर, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल। प्यूरिन्स आर 2 इन नंबर, एडेनिन एंड ग्वानिन। पायरिमिडीन्स आर 3 इन नंबर, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल। क्लियर है बात, ठीक है ना। अब जैसे हमने बताया डीएनए में डीऑक्सीराइबोस होता है और आरएनए में राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है, वैसे ही हम यहाँ पे याद रखेंगे ये चीज कि इन केस ऑफ डीएनए के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है। डीएनए के अंदर यू कैन फाइंड इन डीएनए दिस वन एडेनिन, जिसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, एडेनिन भी हो सकता है। नंबर सेकंड वी कैन हैव ग्वानिन देयर, उसमें ग्वानिन भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से उसमें साइटोसिन भी प्रेजेंट हो सकता है और उसमें थाइमीन भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक। सो इन केस ऑफ डीएनए शुगर कौन सा होगा, डीऑक्सीराइबोस, बीटा 2 बीटा डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा। और नाइट्रोजनस बेस कौन सी हो सकती है, एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, थाइमीन हो सकता है, ठीक। सो इन डीएनए देयर इज डीऑक्सीराइबोस अलोंग विद एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन, ठीक है। और अगर हम आरएनए की बात करें, आरएनए के अंदर क्या होता है, आरएनए के अंदर आप याद रखेंगे एक तो राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजनस बेसिस में एडेनिन होगा, ठीक है, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, लेकिन थाइमीन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। आरएनए के अंदर जो चार नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ठीक है ना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। सो हमारे डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा, उसके साथ साथ एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, थाइमीन होगा। लेकिन आरएनए के अंदर क्या चीज होगी, एक तो राइबोस शुगर होगा, नंबर सेकंड थिंग इज दैट उसमें एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, लेकिन थाइमीन के बजाय उसमें क्या चीज प्रेजेंट होती है, यूरेसिल प्रेजेंट होती है, ठीक। तो हमने 2 कंपोनेंट्स की बात की, नंबर 1 पेंटोस शुगर एंड नंबर सेकंड नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। उसके बाद हम तीसरे कंपोनेंट की बात करेंगे, दैट इज फास्फोरिक एसिड। तो तीसरा कंपोनेंट हमारा न्यूक्लिक एसिड्स का होता है फास्फोरिक एसिड, ठीक। तो फास्फोरिक एसिड्स हमें ऑलरेडी पता होगा सबों को कि दैट फास्फोरिक एसिड हैज फार्मूला H3PO4, ठीक। सो फास्फोरिक एसिड एक मिनरल एसिड होता है, एक इनऑर्गेनिक एसिड होता है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक। नाउ ये फास्फोरिक एसिड जो है
इसके पास 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं जिनसे 3 H पॉजिटिव ये दे सकता है, सो इट कैन एक्ट एज ए ट्राई बेसिक एसिड, ठीक है ना। सो जब इससे H पॉजिटिव्स बाहर निकलेंगे वहां पे जो आयन बचेगा दैट विल बी कॉल्ड एज द फॉस्फेट आयन, O नेगेटिव एंड O नेगेटिव, ठीक, इसको हम फॉस्फेट आयन कहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इस फॉस्फोरिक एसिड को इसके अंदर जो ये OH ग्रुप है इसमें से H को हटा देंगे, H के बदले में यहां पे एक R ग्रुप लगा दूंगा, P डबल बॉन्ड O OH OR, ठीक है। तो H के बदले मैंने अल्काइल ग्रुप दे दिया। ये अल्काइल ग्रुप जो है इसके लग जाने की वजह से यहाँ पे जो लिंकेज बन जाएगा यू विल कॉल दिस एज ए फॉस्फोएस्टर लिंकेज, ठीक है ना। ये एक एस्टर बन जाएगा, ठीक। जैसे हमें एस्टर्स का पता है, ऑर्गेनिक जो एस्टर्स होते हैं उनमें RCOOR ग्रुप होता है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे कार्बन के बजाय फॉस्फोरस है, P डबल बॉन्ड OR, ठीक है। सो इट इज अगेन एन एस्टर लिंकेज बट वी कॉल इट एज फॉस्फोएस्टर, इसको हम फॉस्फोएस्टर कहेंगे। इसी तरीके से अगर मैंने एक और H को रिप्लेस किया बाय अनदर अल्काइल ग्रुप, वहां पे 2 एस्टर लिंकेजेस का बन जाएंगे एंड विल कॉल इट एज अ फॉस्फोडाइएस्टर। एक और हाइड्रोजन बाहर निकालूंगा तो आई कैन कॉल इट एज फॉस्फोट्राइएस्टर, ठीक है ना। सो फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, इट इज एसिडिक इन नेचर, इट विल लूज H पॉजिटिव आयंस एंड इट कैन गेट कन्वर्टेड टू फॉस्फेट आयन, ठीक है। इसी तरीके से अगर H के बदले अल्काइल ग्रुप दे दिया तो ये बन जाएगा एस्टर मोनोएस्टर, फॉस्फोमोनोएस्टर। अगर 2 अल्काइल ग्रुप्स हमने रख दिए तो फॉस्फोडाइएस्टर, अगर 3 रख दिए तो फॉस्फोट्राइएस्टर, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो हमारे नाइट्रोजनस बेसेस पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जो है ये किस तरह से किन लिंकेजेस के थ्रू आपस में लिंक्ड होते हैं, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे अब इनके लिंकेजेस के बारे में, ठीक। सो जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया कि न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं दे आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पे हमारे पास है दैट इज द न्यूक्लियोटाइड, ठीक। सो वी मस्ट बी नोइंग कि न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन क्या होती है, इसमें डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैसे लिंक्ड होते हैं, ठीक। तो अगर हम सिंपली कहें कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, बेसिकली न्यूक्लियोटाइड इज ए कॉम्बिनेशन, it is a unit which is formed by the combination of this pentose sugar, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। मतलब जब नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड आपस में कंबाइन होके एक यूनिट बनाएंगे, उसी यूनिट को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक। फिर यही यूनिट्स वहां पे बार बार रिपीट हो जाते हैं, ठीक है ना। सो सिंपली अगर हम कहें न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड इज सिंपली a combination of pentose sugar. So pentose sugar can be either ribose sugar or deoxyribose sugar. I'll simply say combination of pentose sugar plus a nitrogenous base. Nitrogenous base कोई भी हो सकती है, ठीक है ना, plus फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इन तीन के कॉम्बिनेशन से जो यूनिट वहां पे बन जाता है उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक। एक और टर्म आप सुनेंगे वो है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, यू रिमेंबर दैट अगर पेंटोस शुगर और सिर्फ नाइट्रोजनस बेस की कॉम्बिनेशन है, उन दोनों की वजह से जो यूनिट बनता है उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, ठीक। सो न्यूक्लियोटाइड is a combination of pentose sugar, this nitrogenous base and phosphoric acid. But जब पेंटोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेस कंबाइन होते हैं उस यूनिट को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, ठीक। सो न्यूक्लियोसाइड इज सिंपली पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, इनके कॉम्बिनेशन से जो यूनिट बनता है उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इन तीन की कॉम्बिनेशन से न्यूक्लियोटाइड बनता है, इन दो की कॉम्बिनेशन से न्यूक्लियोसाइड बनता है, ठीक। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड कैसे लिंक हो जाते हैं, ठीक है ना, कौन सा कहां पे लिंक हो जाता है, ठीक। सो हम यहां पे स्ट्रक्चर दिखाएंगे कि किस जगह पे कौन सी चीज लगी होती है न्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, पेंटोस शुगर। और पेंटोस शुगर हमारे पास क्या क्या हो सकता है, डिऑक्सीराइबोस हो सकता है या राइबोस हो सकता है, ठीक है। डिऑक्सीराइबोस अगर मैं दिखाऊंगा तो मैं डीएनए की बात कर रहा हूं, राइबोस अगर मैं दिखाऊंगा तो आरएनए की बात कर रहा हूं, दोनों के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आई विल बी ड्राइंग दिस स्ट्रक्चर हियर।
देखिए ये मैंने एक पेंटोस शुगर बनाया। अब पेंटोस शुगर कौन सा होता है? बीटा फॉर्म वाला होता है, ठीक है। नाउ इट कैन बी डीऑक्सी और इट कैन बी राइबोस, ठीक है। अगर मैंने OH दिखाया तो ये राइबोस होगा, अगर मैं H दिखा रहा हूं तो ये डीऑक्सी राइबोस होगा, ठीक है। और लास्ट में ऊपर होगा CH2OH ग्रुप, क्लियर, ठीक है ना। इसको हम क्या नाम देते हैं? 1 प्राइम कार्बन, दिस इज 2 प्राइम कार्बन, दिस इज 3 प्राइम, दिस इज 4 प्राइम एंड दिस वन इज 5 प्राइम कार्बन, ठीक। तो मैंने क्या दिखाया यहाँ पे? पेंटोस शुगर। अगर यहाँ पे OH होता तो ये राइबोस होता, लेकिन मैं H दिखा रहा हूं तो मतलब डीऑक्सी राइबोस की बात कर रहा हूं, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? DNA की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नाउ और क्या होता है इसमें? नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अब ये नाइट्रोजनस बेस इस पेंटोस शुगर के साथ किस जगह पे लिंक्ड होती है और किस लिंकेज के थ्रू लिंक होती है, ठीक है ना। देखिए मैं कोई भी जो डीएनए में नाइट्रोजनस बेस होता है, चाहे मैं एडेनिन ले लूं, थाइमीन ले लूं, ग्वानिन ले लूं, साइटोसिन ले लूं, ठीक। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ले रहा हूं, दिस वन, so what is this? This is a nitrogenous base and this is particularly cytosine, ठीक है ना। साइटोसिन है और ये डीऑक्सीराइबोस है, पेंटोस शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है। तो व्हाट विल हैपन? इस नाइट्रोजन के साथ जो H लगा है ये इस OH के साथ रिएक्ट करके बाहर चला जाएगा वाटर के फॉर्म में, ठीक है ना। तो वाटर चला जाएगा तो अब ये नाइट्रोजन किसके साथ लिंक होगा? कार्बन नंबर 1 प्राइम के साथ, ठीक। सो दैट मींस ये नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर कहां पे लिंक्ड होते हैं? दे आर लिंक्ड एट कार्बन नंबर 1 प्राइम, ठीक। 1 प्राइम कार्बन ऑफ द पेंटोस शुगर, उसके ऊपर बेस लगी होगी, चाहे एडेनिन हो, थाइमीन हो, साइटोसिन हो या ग्वानिन हो। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हमने साइटोसिन का यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, ठीक है ना। सो 1 प्राइम पे बेस लगी होगी और इस लिंकेज को हम नाम देते हैं, we call it as glycosidic linkage, ठीक है ना। इट्स अ glycosidic linkage क्योंकि यहां से क्या निकलता है? वाटर बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। glycosidic linkage, so they are linked through glycosidic linkage, ठीक है। नाउ अभी हमने जो यूनिट बनाया यहाँ पे उसमें क्या क्या है? एक शुगर है और एक बेस है। तो जब एक शुगर और बेस कंबाइन होगा इसको हम क्या कहेंगे? ये अभी न्यूक्लियोटाइड नहीं है, इट इज स्टिल ए न्यूक्लियोसाइड, ठीक है ना। अब न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए इसके साथ और क्या होना चाहिए? फास्फोरिक एसिड। वो फास्फोरिक एसिड कहां पे प्रेजेंट होता है? रिमेंबर दैट फास्फोरिक एसिड इज अटैच्ड एट द 5 प्राइम कार्बन, ठीक है ना। फास्फोरिक एसिड कहां पे अटैच होगा? 5 प्राइम कार्बन पे। सो अगर मैं फास्फोरिक एसिड दिखा रहा हूं, फास्फोरिक एसिड इज लाइक दिस, POH। चूंकि ये एसिड है तो इसने क्या किया होगा? एक H पॉजिटिव बाहर निकाला होगा, सो इट विल बी नेगेटिवली चार्ज। दूसरे OH पे हाइड्रोजन पॉजिटिव बाहर निकला होगा तो अगेन इन द फॉर्म ऑफ ए नेगेटिव चार्ज। और यहां पे जो OH प्रेजेंट है वो इस OH ये इसके से अंदर से हाइड्रोजन निकाल देगा, दिस वन OH and H क्या निकलेगा बाहर? वाटर। तो वाटर बाहर चला गया। नाउ व्हाट विल बी द लिंकेज लेफ्ट हियर? यहां पे जो लिंकेज होगा वो क्या होगा? ये फास्फोरस अब किसके थ्रू लिंक्ड होगा? ऑक्सीजन के थ्रू लिंक्ड होगा। तो चलो चलिए मैं यहां पे इसको यहां पे ऐसे दिखा रहा हूं, ऑक्सीजन व्हिच इज लिंक्ड टू CH2, ठीक है ना। सो C5 प्राइम, ठीक है, इसके ऊपर फास्फोरिक एसिड ग्रुप लगा होगा, ठीक है ना। नाउ यहां पे जो लिंकेज है, इससे पहले वाले केस में भी हमने बताया था, जब फास्फोरिक एसिड में OH में से H को निकाल के R ग्रुप दे दिया जाए, इसको हमने क्या नाम दिया था? फॉस्फोमोनोएस्टर, ठीक है। वी कॉल इट एज फॉस्फोमोनोएस्टर, ठीक। और वी कैन सिंपली से दैट ये जो लिंकेज यहां पे है ये कौन सा लिंकेज है? इट इज द एस्टर लिंकेज, ठीक है, एस्टर लिंकेज। सो न्यूक्लियोटाइड में कौन सा लिंकेज होता है? C5 प्राइम और फास्फोरिक एसिड के दरमियान एस्टर लिंकेज होगा और C1 प्राइम और बेस के दरमियान ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा। इस पूरी असेंबली को हम नाम देंगे न्यूक्लियोटाइड। we'll call it as न्यूक्लियोटाइड। इसको हम न्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं, ठीक। इस सारी चीज को हम सिंपली यहां पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। we can simply write it like this। हम एक पेंटोस शुगर लेंगे, सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बाकी तो हमें सारा पता है कौन सा कहां पे क्या होगा। अगर यहां पे H और OH है
H और OH है तो राइबोस है, अगर H और H है तो डीऑक्सीराइबोस है, ठीक है ना। सो विल सिंपली से we can show it like this। यहां पे क्या लगा होगा, यहां पे एक बेस लगी होगी, write it as बेस, ठीक। सो ये कोई भी हो सकता है, ये बेस C1 प्राइम के साथ अटैच्ड होगा, और यहां पे कौन सा ग्रुप होगा, you will have CH2O P double bond O negative and O negative, ठीक है। so this is what we call as a nucleotide, क्लियर है बात, ठीक है ना। अब यही न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ लिंक होगा, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ लिंक होगा तो उसको हम नाम देंगे डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। वही डाई न्यूक्लियोटाइड एक और न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच हो जाएगा, we will call it as a ट्राई न्यूक्लियोटाइड। इसी तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, so what they will do, they will give rise to a large chain। ये एक बहुत लंबी चेन को वहां पे बनाएंगे, और उस चेन को हम नाम देंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड, जिनको हम कहेंगे। बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। सो न्यूक्लियोटाइड समझ में आ गया हमें। अब हम देखेंगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा। we'll start with dinucleotide and then trinucleotide and then we'll show a polynucleotide chain, clear। so now we'll be trying to show how a dinucleotide is formed and then a polynucleotide, ठीक। तो डाइन्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए मैं दो न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स दिखाऊंगा, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये दो न्यूक्लियोटाइड्स किस पॉइंट पे, किस कार्बन पे या किस जगह पे एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं, ठीक है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग ए न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में हमने अभी देखा क्या क्या चीज होती है। यहां पे कार्बन नंबर 1 प्राइम पे एक बेस होती है, एक बेस है, ठीक। और इधर CH2 चलिए मैं यहां दिखा रहा हूं, CH2O देन P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक। और वी कैन से कि ये H पॉजिटिव बाहर निकला होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज होगी, ठीक है ना। इसी तरीके से नाउ इफ आई विल शो अनदर न्यूक्लियोटाइड, ठीक, एक और न्यूक्लियोटाइड में दिखा रहा हूं, फॉर एग्जांपल दिस वन। थोड़ा सा यहां इस वाले न्यूक्लियोटाइड पे भी क्या होगा, इस वाले न्यूक्लियोटाइड भी यहां पर एक नाइट्रोजनस बेस लगा होगा, ठीक है। और यहां पे CH2 देन O, ठीक, देन P डबल बॉन्ड O नेगेटिव OH, ठीक है ना। सो दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड एंड दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे इस जगह पे क्या चीज प्रेजेंट होती है, OH ग्रुप एंड H ग्रुप, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ठीक। नाउ व्हाट विल हैपन, these two nucleotides will combine together in such a way that यहां इस OH और इस OH के दरमियान कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। सो व्हाट विल हैपन, यहां से OH और यहां से H निकलेगा बाहर, वाटर चला गया, ठीक। तो जब वाटर बाहर निकलेगा व्हाट विल हैपन, नाउ ये ऑक्सीजन जो है अब इस कार्बन नंबर 3 प्राइम के साथ, है ना, 1 प्राइम 2 प्राइम एंड 3 प्राइम, कार्बन नंबर 3 प्राइम के साथ ये लिंक हो जाएगा, ठीक ना। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये फास्फोरिक एसिड ग्रुप था, फास्फोरिक एसिड ग्रुप में से हमने एक H को रिप्लेस करके एक R दे दिया, तो हमने इसको एस्टर लिंक कहा था। और यहां पे एक और R ग्रुप मिल रहा है, ठीक। तो ये फास्फोरिक एसिड किस में तब्दील हो रहा है, डाइएस्टर में, ठीक। वी विल कॉल दिस बॉन्ड एज ए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज क्यों, क्योंकि इन दोनों के दरमियान, इस न्यूक्लियोटाइड और इस न्यूक्लियोटाइड के दरमियान कितने एस्टर लिंकेजेस आ रहे हैं, यहां से एक एस्टर लिंकेज, यहां से एक एस्टर लिंकेज, तो 2 एस्टर लिंकेजेस हो गए। इसीलिए इस लिंकेज को हम क्या नाम देते हैं,
फॉस्फोडाइएस्टर। अब चूंकि एक और दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में लिंक हो गए, हम इसको क्या नाम देंगे, वी विल कॉल इट एज डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं एक और न्यूक्लियोटाइड ला रहा हूं, यहां पर एक और न्यूक्लियोटाइड हम लाएंगे, लाइक दिस। यहां पे क्या होगा, बेस होगी, यहां पे बेस होगी, सो यहां पे CH2O, P डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड O नेगेटिव, ठीक है ना, ऐसे होगा। क्लियर? फिर से यहां पे क्या होगा, इस OH और इस OH के दरमियान कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, इसमें से OH इसमें से H बाहर चला जाएगा और ये दो आपस में ऐसे कंबाइन हो जाएंगे वाया एन ऑक्सीजन एटम। ठीक, अगेन इसके और इसके दरमियान दो एस्टर लिंकेजेस जनरेट हो गए, तो ये भी बॉन्ड कौन सा बनेगा, इट विल अगेन बी कॉल्ड एज अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक, तो दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में किस बॉन्ड के थ्रू कंबाइन होंगे, यू रिमेंबर दैट विल बी कॉल्ड एज अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक, इसी तरीके से एक और न्यूक्लियोटाइड आएगा, वो भी इसी तरीके से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा एंड द चेन विल गो ऑन। ठीक, एंड इन सच अ वे इट विल गिव राइज टू अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक, सो दिस विल बी जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्लियर है बात समझ रहे हैं आप? आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया कि न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कैसे कंबाइन होते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है। ठीक, अब यहां पे एक लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, वो ये कि जो इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनकी अपनी एक सीक्वेंस होती है। मिसाल के तौर पर अगर यहां पे मैं देखूं इस वाले न्यूक्लियोटाइड, पहले वाले न्यूक्लियोटाइड में मैंने देखा, फॉर एग्जांपल मैंने डीऑक्सीराइबोस लिया है, ठीक है, इस डीऑक्सीराइबोस के साथ एडेनिन लगा हुआ है और फास्फोरिक एसिड ग्रुप लगा है। दूसरे न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेस जो है वो फॉर एग्जांपल थाइमीन है, तीसरे के अंदर ग्वानिन है, इसी तरीके से चौथे के अंदर फिर से एडेनिन है, देन साइटोसिन एंड सो ऑन। ठीक है ना, सो हर किसी न्यूक्लियोटाइड में एक पर्टिकुलर बेस होगा और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की अपनी एक सीक्वेंस होगी। ठीक है ना, उस सीक्वेंस को, दैट सीक्वेंस इन विच the nucleotides are arranged in a polynucleotide chain is called as its primary structure। ठीक, जैसे हमने प्रोटीन्स में कहा था कि वहां पे एमिनो एसिड्स का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहा था, बिल्कुल वैसे ही इन न्यूक्लिक एसिड्स में भी न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस होती है उस सीक्वेंस को हम इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक, फिर हमने वहां पे बताया था सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक, बिल्कुल वैसे ही यहां पे भी क्या होता है, यहां पे भी एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लिक एसिड्स का। ठीक है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज ए डबल हेलिक्स। तो अगर आपको याद होगा हमने वहां पे बताया था कि प्रोटीन्स में भी एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, वहां पे फोल्डिंग हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे भी क्या होता है, यहां पे भी ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो है ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से लिंक हो जाते हैं दैट दे गिव राइज टू अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल पर्टिकुलरली। तो डीएनए की अगर हम बात करें, डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं जो इस तरीके से एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती है दैट दे गिव राइज टू अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक, उससे पहले मैं यहां पे एक चीज बोलना भूल गया, वो ये कि अगर आप देखें, अगर आप इस चेन को देखें तो इस चेन में ये कौन सा कार्बन है, दिस इज द 3 प्राइम कार्बन। ठीक, और यहां पे कौन सा कार्बन इस वाले एंड पे होगा, 5 प्राइम कार्बन। ठीक है ना, सो एवरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैज 2 एंड्स, one is a 3 prime end chain, another is a 5 prime end chain। ठीक है ना, 5 prime end, सॉरी 3 प्राइम एंड एंड 5 प्राइम एंड। बात समझ रहे हैं आप? क्लियर है? ठीक, सो हर किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में क्या होगा, एक 3 प्राइम एंड होगा और एक 5 प्राइम एंड होगा। बात समझ रहे हैं आप? ठीक, एंड एट द सेम टाइम क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप्स के ऊपर जो चार्ज होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। ठीक, सो वी विल से दैट डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्जड होता है। ठीक है ना, तो अगर हम डीएनए की बात करें, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस होगा और वो नेगेटिवली चार्जड होगा। दूसरी चीज हमने क्या कही कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और उस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में दो न्यूक्लिक एसिड
चेन्स प्रेजेंट होती है लाइक दिस, ठीक है। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट गिव्स राइज टू अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक। मगर यहाँ पे याद रखना है वो ये कि जो ये चेन्स है हमने इनके बताया ना अभी दो एंड्स होते हैं, एक 3 प्राइम एंड और एक 5 प्राइम एंड। से फॉर एग्जांपल अगर मैं इस चेन की बात करूं, दिस वन, इस चेन की बात करूं, इसके भी कितने एंड्स होंगे? 2 एंड्स होंगे, क्लियर, ठीक है ना। इसके भी 2 एंड्स होंगे। इसका फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एंड है 3 प्राइम एंड और ये वाला एंड है 5 प्राइम एंड, ठीक। जो दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो इसके अपोजिट में रन करती है, ठीक। क्या मतलब अपोजिट में रन करने का मतलब क्या है? इसका ये वाला एंड जो होगा वो 3 प्राइम एंड होगा और ये वाला एंड जो होता है वो 5 प्राइम एंड होता है, क्लियर है बात, ठीक। और इन दोनों का जो ये हेलिकल स्ट्रक्चर है दैट इज पॉसिबल ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है ना। क्योंकि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है चेन जो है इसमें भी क्या होगा? इसमें अपने बेसिस होंगे ना, एडेनिन होगा, थाइमिन होगा, साइटोसिन होगा, ग्वानिन होगा। इसके अंदर भी क्या है? इसके अंदर भी ऐसे ही बेसिस होंगे। तो इस चेन के बेसिस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू लिंक्ड होते हैं, ठीक। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे बताएं फॉर एग्जांपल इधर इस वाली चेन में इसके पास एडेनिन था, ठीक है। यहां पे फॉर एग्जांपल ग्वानिन था, ठीक। फॉर एग्जांपल यहां पे थाइमिन था, ठीक। यहां पे फिर से एडेनिन था, ठीक। यहां पे साइटोसिन था, ठीक है। यहां पे एडेनिन था, ठीक। इसी तरीके से जो ये दूसरी चेन है, दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इस पे भी नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, एडेनिन होगा, थाइमिन होगा, साइटोसिन होगा, ग्वानिन होगा। और इसके बेसिस की हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपोजिट वाली चेन के बेसिस के साथ होगी, ठीक है ना। अब चूंकि यहां पे एडेनिन के अपोजिट में साइटोसिन भी आ सकता है, ठीक है ना, ग्वानिन भी आ सकता है, थाइमिन भी आ सकता है, ठीक। सो यू विल रिमेंबर दैट यहां पे एक रूल हम याद रखेंगे, दैट रूल इज कॉल्ड एज शेरगॉप्स रूल। शेरगॉप्स रूल, शेरगॉप्स रूल क्या कहता है? शेरगॉप्स रूल कहता है कि इन अपोजिट चेन्स में, ठीक है, एक चेन का प्यूरिन दूसरी चेन के पिरिमिडीन के साथ लिंक होता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर, ठीक है ना। अब प्यूरिन्स 2 है और पिरिमिडीन्स भी इसमें 2 होंगे, ठीक है ना। अब कौन सा प्यूरिन किस पिरिमिडीन के साथ लिंक होगा दैट इज गिवन बाय शेरगॉप्स रूल, ठीक। शेरगॉप्स रूल कहता है हमेशा जो पेयरिंग होगी, जो इसको बेस पेयरिंग कहते हैं, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, जो पेयरिंग होगी वो हमेशा एक चेन के एडेनिन और दूसरे चेन के थाइमिन के साथ होगी, ठीक है। सिमिलरली एक चेन के साइटोसिन और दूसरे चेन के ग्वानिन के साथ होगी। सिंस वी नो प्यूरिन क्या क्या हो सकता है डीएनए के अंदर? एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडीन क्या क्या हो सकता है? थाइमिन एंड साइटोसिन, ठीक। सो अगर प्यूरिन एडेनिन प्यूरिन है, इसका कंप्लीमेंट्री बेस जो पिरिमिडीन होगा वो होगा थाइमिन। सिमिलरली साइटोसिन इज अ पिरिमिडीन, इसका कंप्लीमेंट्री बेस एक प्यूरिन होगा विच विल बी ग्वानिन, ठीक है ना। और इनके दरमियान क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अनदर थिंग यू विल रिमेंबर दैट कि एडेनिन का कंप्लीमेंट्री बेस जो है वो थाइमिन है और एडेनिन और थाइमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना। ये कोवलेंट बॉन्ड्स में नहीं बता रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। एक एडेनिन और एक थाइमिन के दरमियान क्या होते हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। सिमिलरली साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान क्या होते हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगे होते हैं, ठीक। और यही हाइड्रोजन बॉन्ड्स रिस्पांसिबल होते हैं फॉर द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस डीएनए, ठीक है ना। सो दैट मींस अगर इस चेन पे एडेनिन हमने देखा, ठीक, इस चेन पे हमने एडेनिन लिखा है, इस चेन पे इसके अपोजिट में कौन होगा? अपोजिट में होगा थाइमिन, ठीक। और एडेनिन और थाइमिन के दरमियान क्या बनेंगे? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। सिमिलरली यहां पे ग्वानिन है तो यहां पे क्या होगा? साइटोसिन, और साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान क्या होंगे? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक। इसी तरीके से यहां पे थाइमिन है तो यहां पे क्या होगा? एडेनिन, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यहां पे एडेनिन है तो यहां पे थाइमिन होगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यहां पे साइटोसिन है तो यहां पे ग्वानिन होगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स,
यहाँ पे थाइमीन होगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड सो ऑन, ठीक है ना। एंड दिस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है ना। दो साइंटिस्ट्स थे, वॉटसन एंड क्रिक, एंड दे वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्लियर है बात, ठीक। सो डीएनए के अंदर कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं? 2। वी कॉल इट एज ए डबल स्ट्रैंडेड, या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हम इसको कहते हैं, या डबल हेलिकल डीएनए कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आरएनए की बात करें, आरएनए के अंदर भी क्या होगा? आरएनए के अंदर भी ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, उनकी भी अपनी एक सीक्वेंस होगी, ठीक। और आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब उसमें एक ही चेन होती है न्यूक्लिक एसिड्स की, एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। लेकिन किसी किसी केस में क्या होता है, किसी किसी केस में वहां पे वही सिंगल स्ट्रैंड जो है, वही सिंगल चेन जो है, वही आपस में फोल्ड हो जाती है, एंड इट गिव्स राइज टू ए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है ना। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, यूजुअली आरएनए क्या होता है? यूजुअली आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, किसी किसी केस में वहां पे वही एक ही चेन आपस में फोल्ड होकर एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देता है। क्लियर है बात, ठीक है ना। नाउ लास्ट पे अगर हम कहें कि इनकी फंक्शंस क्या है इन न्यूक्लिक एसिड्स की, सो डीएनए जो होता है वो क्या करता है? वो ट्रांसफर करता है जेनेटिक मटेरियल, हेरिडिटी के लिए रिस्पांसिबल होता है। और जो आरएनए होता है, आरएनए इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना। प्रोटीन सिंथेसिस आरएनए की वजह से होती है, ठीक है ना। लेकिन उस प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी डीएनए से ही हासिल होती है, ठीक। सिंथेसाइज करता है आरएनए प्रोटीन्स, ठीक है, मगर उसके अंदर जो मतलब इंफॉर्मेशन उस प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए होती है वो भी कहां से मिलती है? डीएनए से मिलती है, ठीक। सो दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कोई भी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में बात नहीं की, हमने सिर्फ इसकी केमिस्ट्री डिस्कस की, हमने सिर्फ देखा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और किस जगह पे कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होता है, ठीक है।